वेलकम गाइस, स्वागत है आपका सस्ते 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 और महासस्ते शार्क टैंक में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइडिया टू बिजनेस मॉडल यूनिट नंबर 2, जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप रख सकते हैं। तो चलिए हम आज जानेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और आपको हम एंटरप्रेन्योर बनाने वाले हैं। ठीक है, अब ये एंटरप्रेन्योर होता है या एंटरप्रेन्योर होता है? वैसे एंटरप्रेन्योर होता है क्योंकि मैंने पूरा शार्क टैंक देखा है और पूरा वो आशीष चंचलानी वाला सस्ता शार्क टैंक वो भी देख रखा है। मीन्स आई कैन से इट्स एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो थोड़ा सा अंग्रेजी समझना, अंग्रेज हो गए हैं आजकल। चलिए, तो पहला है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहला टर्म होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो एक इंसान होता है आपके और हमारे जैसा ही, मगर वो थोड़ा सा अलग होता है। अलग का मतलब कोई फिजिकल चेंजेस नहीं होते, मेंटल चेंजेस होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो अप्रोच होती है वो अलग होती है। वो एक अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचता है, वो एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर एक इंसान होता है जो कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करता है, कोई भी एंटरप्राइज को ओपन करता है और एक बड़ा सा साम्राज्य खड़ा करता है बिजनेस के क्षेत्र में। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस बाय व्हिच दिस एंटरप्रेन्योर ओपन्स एंटरप्राइज। ये एंटरप्राइज है, ठीक है, ये एंटरप्राइज नहीं पढ़ा जाएगा, ये एंटरप्राइज है। तो एंटरप्रेन्योर भाई साहब जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की मदद से एंटरप्राइज को खड़ा करते हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू एंटरप्राइज एंड ऑपरेटिंग इट। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जिसमें हम एक नया एंटरप्राइज, या एंटरप्राइज मतलब एक हमारी फैक्ट्री, इंडस्ट्री को स्टार्ट करने का और उसको ऑपरेट करने का। सो एज टू क्रिएट अ प्रोडक्ट हैविंग वैल्यू फॉर पीपल। तब हम उसमें एक प्रोडक्ट बनाएंगे जो लोगों के लिए यूजफुल होगा, वैल्यूएबल होगा। by giving necessary time and effort and bearing all financial risk, difficulties and challenges। फिर हम अपना टाइम देंगे, अपनी मेहनत देंगे और सारे फाइनेंशियल रिस्क हो गए, डिफ़िकल्टीज हो गई, चैलेंजेस मतलब कि उसको बनाने के लिए जगह ढूंढेंगे। तो जितनी प्रॉब्लम्स हैं हमें सहने के लिए तैयार होना पड़ेगा, विथ एन इंटेंशन टू मेक प्रॉफिट। अब मुफ्त में कुछ भी नहीं, साथ में प्रॉफिट भी हमें बनाना है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक प्रोसेस है इंटरप्राइज में प्रोडक्ट को बनाने की। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, मतलब इसी में ही, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप है तो ये एक सबसे नंबर 1 चीज, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर स्किलफुल मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा एंटरप्राइज आगे बढ़ पाएगा और हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। फिर मेकिंग द एंटरप्राइज अ सक्सेस। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मेन एम ये भी होता है कि हमारे एंटरप्राइज को सक्सेसफुल बनाए। इनोवेशन, आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन के बारे में याद रखना होगा, इनोवेशन करते रहना होगा। फिर रिस्क टेकिंग, जो रिस्क लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। और डिसीजन मेकिंग, राइट डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है। किस टाइम पे आप कौन सा डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप के। अब फीचर्स की बात करें तो कुछ सेम ही होते हैं ये भी। ठीक है, इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो फीचर्स देखो, इकोनॉमिक, आपको जो आप इकोनॉमिकली आपको अच्छा रहना पड़ेगा। ठीक है, आपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाना है, लॉन्च करना पड़ेगा, तभी आप कुछ बढ़िया कर पाओगे। तो इकोनॉमिक वैल्यू आपको ऐड करनी है कंट्री में, साथ ही साथ क्रिएटिव होना पड़ेगा आपको, पर्पजफुल, ह्यूमन रिलेशन और फ्लेक्सिबिलिटी और वैल्यू। तो ये सारे कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से आपके डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं। तो इनिशियल फेज में क्या होता है कि हम लोगों को अवेयर करते हैं, क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन सर्वे। तो एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम लोगों को बताते हैं, सर्वे करते हैं। ठीक है, फिर डेवलपमेंट फेज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू डेवलप मोटिवेशन एंड मैनेजमेंट स्किल्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर में सेकंड पॉइंट है डेवलपमेंट फेज। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इम्प्लीमेंट करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगाते हैं
जिसमें लोगों को बुलाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और उनको मैनेजमेंट स्किल्स सिखाते हैं। फिर अगला है सपोर्ट फेज, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ काउंसलिंग एंड असिस्टेंस टू एस्टैब्लिश अ न्यू एंटरप्राइज एंड टू डेवलप एग्जिस्टिंग यूनिट्स। मतलब सपोर्ट फेज में क्या होता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के बारे में बताते हैं, कैसे आप एक नया एंटरप्राइज बना सकते हो, कैसे अपना नया साम्राज्य खड़ा कर सकते हो, साथ ही साथ जो आपके एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उसमें जो आप मैन्युफैक्चर करते हो उसको कैसे यूनिक कर सकते हो या उसको कैसे डेवलप कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी आते हैं फेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। अगला है स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। स्कोप क्या है कि क्या है, मतलब जैसे कहते हैं ना स्कोप, वो पबजी वाला स्कोप नहीं, स्कोप मतलब आगे क्या फ्यूचर है इसका। एबिलिटी टू एक्सटेंड फ्रॉम क्लोज सिस्टम ऑफ एन एंटरप्राइज। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये एबिलिटी होती है कि क्लोज सिस्टम, चार दीवार के अंदर अपने आप को एक्सटेंड करने की पावर रखती है। लोगों को जोड़ते जोड़ते कब बहुत बड़ा एंटरप्राइज हो जाए आप समझ नहीं सकते हो। ठीक है, प्रोवाइड्स जॉब टू द सोसाइटी। तो एंटरप्रेन्योरशिप जॉब प्रोवाइड करती है सोसाइटी को। कैसे? अब एंटरप्रेन्योरशिप में जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, लोग आते हैं वहां पे, उनसे जानते हैं कि ये चीज यहाँ पे हम ये चीज अच्छा कर सकते हैं, वहां जाते हैं। एंटरप्रेन्योर्स कहाँ से निकलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप से ही। तो इनडायरेक्टली वो जॉब तो देंगे ही ना। एंटरप्रेन्योर्स जॉब के लिए लोगों को बुलाते हैं, हायर करते हैं। प्रोवाइड्स अ लॉट मोर सॉल्यूशन देन मेयर क्रिएशन ऑफ बिजनेस। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देती है एंटरप्रेन्योरशिप। इट्स नॉट जस्ट अ बिजनेस, इट्स अपॉर्चुनिटी। ओके, प्रोवाइड्स द न्यू बिजनेस एंड इम्प्रूवमेंट इन बिजनेस सेक्टर्स। तो नई नई चीजें प्रोवाइड करती है हमारे बिजनेस सेक्टर को और हमारे सोसाइटी को। ओके, अब बात करते हैं नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्यों जरूरी है भाई एंटरप्रेन्योरशिप? पैशन, परसिवरेंस, परसिस्टेंस, ये 3 पॉइंट हैं, ट्रिपल पी कह सकते हो इनको आप। पैशन, तो पैशन सबसे पहले, अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर रहना है, एंटरप्रेन्योरशिप में अपना कैरियर बनाना है, तो आपको पैशनेट होना पड़ेगा। जो आपकी हॉबी है आपको उसे ही अपने अंदर, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में देखने को मिलेगा कि आप पैशनेट हो तभी आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड अनकंट्रोलेबल इमोशन, तो ये अंदर से आता है। ठीक है, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, पैशनेट हो, तो अंदर से आता है। उसके लिए तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए तुम्हें कोई मोटिवेशनल वीडियोस की देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, परसिवरेंस, परसिवरेंस क्या होता है? मैच्योर इमोशन, एक्सपीरियंसेस गैदर्ड एंड एनालिसिस। तो परसिवरेंस का मतलब है कि आपने पास्ट में जो जो गलतियां की हैं उनसे सीख लेना। साथ ही आप कहीं अगर काम किए हो तो वहां से आप बहुत कुछ सीख के आए हो, कोई एक्सपीरियंस होगा आपके पास, साथ ही साथ आप एनालिसिस करने वाले इंसान हो। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस, आपने हमेशा सुना होगा। कंटिन्यू डूइंग समथिंग, ट्राइंग टू डू इवन अपोज्ड बाय पीपल। तो इसमें तो सिंपल सा जो आप कर रहे हो करते रहो, क्योंकि बिजनेस जब लोग स्टार्ट करते हैं तो 4 लोग आके जरूर ताना मारते हैं, भाई नहीं कर पाएगा तो छोड़ दे। ठीक है, अब जैसे आप बीटेक कर रहे होगे, आप देखते होगे कि आपके ही क्लास में, आपके ही सेशन में कुछ बच्चे बिजनेस स्टार्ट कर रहे होंगे, फेल हो जाते हैं, मगर फिर से वो उठते हैं। मतलब उनको कोई सपोर्ट भी नहीं करता, बल्कि जब वो बताएंगे आपसे कि यार मैं ये कर रहा हूँ, तो हम लोग बोल देते हैं अबे मत कर बे, बीटेक करने आए हो ना, बीटेक करो, चुपचाप निकलो, जाके एक नौकरी पकड़ो। मगर क्या होता है कि कुछ वहीं से इनोवेटिव लोग आगे चल के बहुत बड़ा काम करते हैं। जितने ही ये मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सीएस इंजीनियर, सीएस वाले कम होते हैं, मतलब बड़ा साम्राज्य की बात कर रहा हूं मैं, बाकी तो बहुत आगे हैं भाई, बिना सीएस के कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए, तो परसिस्टेंस हो गया है कि आप कुछ करना चाहोगे तो लोग ताना मारेंगे, नहीं करो, नहीं कर पाओगे। अगर एक बार फेल होगे तो लोग चढ़ जाएंगे, बोलेंगे भैया तुमसे नहीं हो पाएगा, मतलब तुम कर क्या रहे हो भैया तुम, मतलब समझ रहे हो। चलो, तो परसिस्टेंस हो गया। और अब आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड बेस एम्प्लॉयमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप और वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर है? जैसे अब आप अभी एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद क्या होगा? आप प्लेसमेंट उठाओगे और टाइम पे जाओगे, ठीक है, अपनी जॉब करोगे।
मगर वहीं पे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। तो जब आप प्लेसमेंट उठाओगे तो किसी के अंडर में काम करोगे, डेफिनेट सी बात है। और जब आप एंटरप्रेन्योर बनोगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है वर्क फॉर अदर्स, आपको दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप में आप खुद के मालिक हो, ठीक है। जैसे अभी आप खुद के मालिक हो, ठीक है, अभी सुबह उठने का मन करता है उठते हो, नहीं उठने का मन करता है सोते रहते हो। मगर उस टाइम पे जब आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी तो आप, ऐसा नहीं है कि आपका मन करेगा तो जाओगे, नहीं मन करेगा तो नहीं जाओगे, आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है फॉलो इंस्ट्रक्शंस। तो वेज एम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है ये काम मुझे 5 बजे तक मिल जाना चाहिए, नहीं मिला तो तुम्हारा बोनस कटेगा, साथ ही साथ तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा। मगर एंटरप्रेन्योरशिप के साथ मेक ओन प्लान्स, खुद का प्लान बनाता है, खुद का काम करता है। रूटीन जॉब, तो बेस एम्प्लॉयमेंट में क्या है, रूटीन जॉब है, 9 to 5 है। क्रिएटिव एक्टिविटी, इसका कोई भी जॉब क्राइटेरिया नहीं है, जब मन किया उठा, लैपटॉप उठाया, प्लान बनाया, अच्छा ठीक है आज ये चीज एग्जीक्यूट करनी है, कल ये चीज एग्जीक्यूट करनी है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। फिर अर्निंग फिक्स्ड नेवर नेगेटिव। वेज एम्प्लॉयमेंट में फायदा ये है कि आपकी अर्निंग फिक्स रहेगी। अगर आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो महीने का तो 2 लाख ही मिलेंगे। ओवर टाइम करोगे तो थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला है। मगर कैन बी नेगेटिव, जनरली सरप्लस। मतलब आप एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है भाई, बिजनेस कर रहे हो आप, आपकी सैलरी निगेटिव भी हो सकती है, आप डूब भी सकते हो, तो वहीं पे आप रातों रात करोड़पति भी बन सकते हो, ठीक है। और ज्यादातर टाइम ये सरप्लस में ही रहती है, ठीक है। फिर डज नॉट क्रिएट वेल्थ, तो बेस एम्प्लॉयमेंट वेल्थ नहीं क्रिएट करता, वहीं पे एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स वेल्थ, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू जीडीपी। तो वेज एम्प्लॉयमेंट का बस टैक्स देता है, ठीक है, मगर इसे जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है ये वेल्थ बनाता है और जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। कैन चूज फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो जनरली वेज एम्प्लॉयमेंट, जैसे अभी आप प्लेसमेंट लोगे, कुछ बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, तो मतलब गवर्नमेंट सर्विस भी उठा सकते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर भी उठा सकते हैं। वहीं पे कैन चूज फ्रॉम इंडस्ट्री हो गया, ट्रेड और सर्विस इंटरप्राइज, तो इन सब जगह पे इनका स्कोप होता है। आई होप सो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आपकी चॉइस है कि आप क्या बनना चाहते हो। इजी ये है, डिफिकल्ट ये है, कंफ्यूजन में इसमें रहोगे, तो टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, बुरा कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे डिफरेंस आपको बताया गया है। अब देखते हैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक पॉइंट रह गया था पीछे, तो उसको हम यहाँ पे कवर करते हैं। कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, देखो क्या होता है कि एक इंसान है, ठीक है, वो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है, और ये इन्वायरमेंट। तो सिंपल फिर से समझते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। देखो एक इंसान है, वो टास्क कर रहा है, उसको एक इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, और इन्वायरमेंट कौन प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चारों चीजें आपकी आपस में तो लिंक हैं ही, ठीक है, उसके साथ साथ ये एंटरप्रेन्योरशिप से डायरेक्ट लिंक है, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में हम एक एक करके जान लेंगे क्या होते हैं। एंटरप्रेन्योरियल पर्सनैलिटी, तो ये एंटरप्रेन्योरियल पर्सनैलिटी में कौन आता है, ये इंसान आता है जिसके पास स्किल्स होती है, नॉलेज होती है, जो कि एंटरप्रेन्योर होता है, और वही इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाता है, ठीक है। सेकेंड है एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट, सराउंडिंग, नहीं आई थिंक ये रहा इधर, एंटरप्रेन्योरियल टास्क, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज, नॉर्मल पर्सन ओन टू। तो एंटरप्रेन्योरियल टास्क क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स का टास्क क्या होता है कि वो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब देखो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं, मुझे उनका नाम नहीं पता है। वो एक बार ऐसे गुजर रहे थे मंदिर के पास से, तो उनको ढेर सारे फूलों के गट्ठर पड़े मिले। वो मतलब डिस्कार्ड हो गए थे, सुबह सुबह उसको वो जो कचड़े वाला होता है वो ले जा रहा था मंदिर के पास से। अब वहां पे उनके पास आइडिया आया और उन्होंने एक बिजनेस खड़ा कर दिया अगरबत्ती का। उन्होंने उस फूलों को उठाया, ग्राइंड किया और मतलब एक पेस्ट बना करके अगरबत्ती का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लाखों लोग जाते थे, उनको तो नहीं दिखाई दिया। तो एक एंटरप्रेन्योरियल टास्क क्या होता है कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को देखता है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता है जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। यही डिफरेंस होता है एक एंटरप्रेन्योर में और एक आम इंसान में, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट, सराउंडिंग हेल्प और हिंडर, तो सिंपल सा है
कि आप जहां पे काम कर रहे हो वो आपको हेल्प कर रहा है या आपको रोक रहा है। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो जहाँ पे बिजनेस माइंडेड पीपल नहीं है तो डेली आपको ताने मारेंगे, ये नहीं होगा नहीं होगा। मगर वहीं पे आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो, ऐसे लोगों के साथ में हो जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जाओगे। सेवरल एलिमेंट्स यहाँ आते हैं, इकोनॉमिक हो गया, सोशियोलॉजिकल हो गया, पॉलिटिकल एंड अदर्स। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं। मतलब अब इकोनॉमिकली जहाँ पे आप देख रहे हो अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग जहाँ कर रहे हो वहाँ पे लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लोग हैं। अब जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट ले जाओगे गांव में तो वहाँ कम बिकेगा अगर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, बल्कि वही चीज़ वो शहर में ज़्यादा बिकने के चांसेस हैं क्योंकि लोग अवेयर है ना। सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल और अदर्स फैक्टर्स, तो इनको आपको देखना है। फिर एंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? प्लेस होती है, प्लेस क्रिएशन एंड वर्क टेक्स प्लेस, तो यहीं पे आपका काम होता है और यहाँ पे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं जिनका पालन आपको करना पड़ेगा। आपको डेली जो रूल्स हैं उसके अंदर उन्हें फॉलो करते हुए इनोवेशन करते रहना है और सक्सेस की तरफ बढ़ते रहना है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये टॉपिक आपका आगे आप अच्छे से पढ़ोगे। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या होते हैं, काम क्या होते हैं। डेवलप्स एन आइडिया एंड एक्सप्लोर्स अपॉर्चुनिटी, तो एक आइडिया को डेवलप करता है कि ये काम मुझे करना है, ये काम ये सोसाइटी में चेंज मुझे लाना है, और वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है, तो इसलिए उसे हम इनोवेटर कहते हैं। इनोवेटर मतलब किसी नई चीज का खोज करने वाला। गैप फिलिंग फंक्शन, वो गैप फिल करता है। देखो जैसे अभी ब्लिंकिट की बात करें, ठीक है, ब्लिंकिट आपने नया स्टार्टअप है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें यही हो रहा है कि मतलब भाई सोचो ना, ये 10 नहीं, मान लो 200 मीटर पे दुकान है, आप ब्लिंकिट से सामान मंगा रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गैप फिल कर रहा है इनोवेटर। जो ब्लिंकिट का स्टार्टअप किया जिसने ब्लिंकिट का, वो क्या कितना दिमाग लगाया होगा? नहीं, अभी तो आई थिंक घाटे में होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सोर्स ऑफ इनकम है क्या एक्चुअल में, मैं समझ नहीं पाया अभी तक। तो वही चीज़ है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, तो फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करता है कि कौन काम कब कहाँ कैसे होने वाला है। रिस्क बियरिंग फंक्शन, तो रिस्क भी उठाता है भाई, जब जब डिसीजन लेना होता होगा वो डिसीजन लेता है ना, रिस्क उठाता है कि यहाँ पे इतना इन्वेस्ट करता है, तो रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। क्रिएटिव फंक्शन, क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है और क्रिएटिविटी ही उसको आगे बढ़ाएगी, क्योंकि वो कॉम्पीट करेगा कैसे मार्केट में। भाई अब तुम कुछ सामान लाओगे, लोग उसे कॉपी कर लेते हैं, तो पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो रहता है आपके पास, मगर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप और उसे कैसे क्रिएटिव बना रहे हो। इकोनॉमिक फंक्शन है कि आप इकोनॉमिकली कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केटाइज कर रहे हो, पब्लिसाइज कर रहे हो, और इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो उस प्रोडक्ट को सेल करके। साथ में पर्पजफुल एक्टिविटी, तो आपको एक पर्पजफुल एक्टिविटी करनी है बिजनेस। अब जैसे मैंने एक शार्क टैंक में एक देखा था, नाभी सेपर लेके आए थे एक लोग, एक्चुअली मुझे उसका यूज नहीं पता लगा, आई डोंट नो, वो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट था, उससे जो नाभी होती है उसको गोल करना है, उसका क्या यूज है यार, मतलब डेफिनेटली मुझे नहीं समझ आया, और साथ ही साथ शार्क टैंक में उसको लिया भी नहीं गया था। तो यही चीजें हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है। तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। तो एक बार की बात है, एक मैनेजर बाबू बैंक से निकले, भाई टिफिन लाना भूल गए थे वो, इसलिए चाहे चलो आज बाहर से कुछ खा के आते हैं। निकले और बाहर समोसे वाले की दुकान थी, और छोटी मोटी दुकान नहीं, बड़ी सी दुकान थी। दुकान में बढ़िया मतलब मस्त समोसे वमोसे रखा है, एक साइड मीठा, एक साइड जलेबी, ब्रेड पकौड़ा, सब कुछ रख के बना रहा था। आए 2-4 समोसे लिए, खाए भाई। फिर देखिए कि एक एंटरप्रेन्योर, मतलब एक जो समोसे वाला था, वो कैसे सारे काम मैनेज कर रहा है। एक हाथ में भैया ये तुम्हारा ऑर्डर लिख रहे हैं, हाँ भैया आपको क्या चाहिए आप बताइए, सब कुछ कर रहा था। वो गया बिजनेस में, ये मैनेजर बाबू गए उसके पास, बोले कि ये बता यार, तुम इतना काम करते हो, कितना कमा लेते हो? बोला साहब जी कुछ पक्का नहीं है, कभी 4 लाख कभी 10 लाख। अब मैनेजर बाबू को शौक लग गया,
तुम समोसा बेच कितना कमा लेते हो? बोला, हाँ बिल्कुल। कहा, यार हम तो यार गिने चुने, हमारी 70-80 हज़ार रुपये सैलरी है। तो चलिए अब डिफरेंस देखते हैं। तो ऐसी कुछ कहानी आप बना के लिख सकते हो। मोटिव क्या है? टू स्टार्ट अ वेंचर बाय सेटिंग अप एन एंटरप्राइज। तो इसको एक एंटरप्राइज सेट करना है, एक बिजनेस के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए, एक प्लेस सेलेक्ट करनी है, ठीक है। टू रेंडर हिज सर्विस इन एन एंटरप्राइज सेट बाय समवन एल्स। तो ये खुद का एंटरप्राइज खोलता है, खुद की दुकान खोलता है, वहीं पे ये इंसान किसी दूसरे की दुकान में काम करता है। दुकान को आप एंटरप्राइज रख लो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, ठीक है। स्टेटस ओनर ऑफ द एंटरप्राइज। तो समोसा वाला जो था वो मालिक था खुद का, वहीं पे ये सर्वेंट इन द एंटरप्राइज, ये उस ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्वेंट है। थर्ड है रिस्क बियरिंग, टेक एन रिस्क इन द रनिंग एंटरप्राइज। तो ये रिस्क लेता है। आज देख रहा है कि कम लोग आ रहे हैं, ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, तो समोसा कम चलने वाला है, जलेबी बनाते हैं या लस्सी बना लेते हैं, ठीक है। वहीं पे नो रिस्क इन्वॉल्व इन द एंटरप्राइज। तो कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, वो अपना मस्त केबिन में बैठा है, जो काम मिला है सुबह 9 to 5 बोला वो कंप्लीट कर रहा है। रिवार्ड्स अनप्रिडिक्टेबल प्रॉफिट, मतलब पता नहीं भाई कितना प्रॉफिट हो उसे, अनप्रिडिक्टेबल, कभी 4 लाख कभी 10 लाख। रिवार्ड फिक्स सैलरी 70,000 रुपए, 70,000 से 71,000 हो सकता है दिवाली के दिन बढ़ जाए, बाकी नहीं। इनोवेशन, थिंग्स ओवर व्हाट टू डू, हाउ टू डू, चेंजिंग एजेंट। तो इनोवेट करता रहता है कि भाई आज अगर लस्सी में ये मीठी वाली लस्सी नहीं चल रही तो चलो नमकीन वाली लस्सी बनाते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये इनोवेट करता है, थिंग्स ओवर व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करना है और क्या करना है और कब करना है, और ये एक चेंजिंग एजेंट है। वहीं पे सिंपली एग्जीक्यूट द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय एंटरप्रेन्योर। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वहां का जो एंटरप्रेन्योर है उसने जो प्लान बनाया है कि आपको ये काम करना है, आप ये करिए। अब एक मस्त पॉइंट बता रहा हूं, देखो एक एंटरप्रेन्योर एक मैनेजर हो सकता है, मगर एक मैनेजर एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिंग जॉब्स, जॉब को क्रिएट करती है एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारे जॉब्स। अब आपके जब एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, बिजनेस आइडियाज सामने आएंगे, तो कितने ही आप देखोगे कि जॉब्स आएंगे, कितनी वैकेंसीज आएंगी, हमको लेबर चाहिए होंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे जॉब क्रिएट करती है एंटरप्रेन्योरशिप। इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो एंटरप्रेन्योरशिप जॉब तो क्रिएट करती है, कितने लोगों का घर चलाने लगती है भाई। अब वो जो गांव में 2-3 हजार रुपए कमा रहे थे महीने का, वो 10 से 15 हजार रुपए कमाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप में अगर काम करेंगे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना। तो इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, तो उनकी जिंदगी तो अच्छी कर ही रही है, प्लस एक प्रोडक्ट दे रही है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों की जिंदगी बदल रहा है। फिर इंक्रीज इन जीडीपी, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो इससे पहले हम इसको देखेंगे वेल्थ क्रिएशन। एंटरप्रेन्योरशिप में आप वेल्थ क्रिएट करते हो जो कि डायरेक्टली आपके जीडीपी को बढ़ाता है, इंडिया की जीडीपी को बढ़ाता है, बूस्ट करता है। अब अगर जीडीपी बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है। अगला पॉइंट है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। तो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट का मतलब है जैसे अब कहीं पे कोई चीज की कमी है तो एंटरप्रेन्योरशिप वहां पे वर्क करेगी और वहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप करती है, जहां पे ये बैकवर्ड क्लासेस कह सकते हो, बैकवर्ड सोसाइटी जहां पे लोग अभी अंडर डेवलप्ड हैं, वहां पे काम करती है और लोगों को यू कैन से कि एम्पावर करती है चीजों को करने के लिए। तो बैलेंस बनाती है कहीं ना कहीं पूरे कंट्री में, पॉवर्टी को रिमूव करेगी, जितनी गरीबी से रिलेटेड चीजें हैं उनको दूर करने में हेल्प करता है। फिर एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत बड़ा पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का। ये इंटरनेशनली भी डील करते हैं तो वहां से भी हमारी जीडीपी बढ़ती है। तो ये कुछ 6 पॉइंट हैं जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं और उसके बाद ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक है बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को बैरियर्स क्या है?
है ना। एंटरप्रेन्योरशिप को कौन रोक रहा है, कौन फैलने नहीं दे रहा है। इन्वायरमेंटल बैरियर्स, पहली चीज है इन्वायरमेंटल बैरियर्स। मतलब अब हमने फैक्ट्री लगा ली मगर रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है यार, रॉ मटेरियल मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है। रॉ मटेरियल मिल गया तो लेबर नहीं मिल रहे हैं, लेबर मिल गया तुम्हारी मशीन खराब पड़ी हुई है, और मशीन खराब है, फिर साथ ही साथ लैंड एंड बिल्डिंग ये सब भी चीजें नहीं मिल रही हैं, और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, इसमें आपकी बिजली पानी सब कुछ आ जाता है। इन्वायरमेंटल बैरियर आपका कह सकते हो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी नुकसान हो सके वो आपका इन्वायरमेंटल बैरियर्स के अंडर आता है। अगला है फाइनेंशियल बैरियर्स। फाइनेंशियल जैसा नाम से क्लियर है, पैसे की बात होने वाली है, पैसे का चक्कर है बाबू भैया। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कई बार क्या होता है, फंड्स नहीं होते, हमारा बैंक बैलेंस ही जीरो होता है, साथ ही साथ कोई इन्वेस्टर रेडी नहीं होता हमारे ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा बैरियर है। इनफैक्ट आई थिंक इट इज द फर्स्ट बैरियर फॉर एनी एंटरप्रेन्योर। थर्ड है पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स या यू कैन से ये वाला पहला है, वो वाला दूसरा है, क्योंकि पर्सनल बैरियर्स में आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हम कॉन्फिडेंस के लैक की वजह से कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाते। लैक ऑफ डिपेंडेबिलिटी ऑन अदर्स, डिपेंडेबिलिटी ऑन अदर्स, तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि भैया ये काम तुम कर दो यार, तुम पैसा दे दो हमें तो हम काम करेंगे, ऐसा है वैसा है। थर्ड है लैक ऑफ सस्टेन्ड मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है डेली बेसिस पे, जैसे आप पानी पीते हो वैसे आपको मोटिवेशन लेना चाहिए डेली। लैक ऑफ पेशेंस, पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप लॉस में रहोगे 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 और आप छोड़ दोगे। हो सकता है अगली जस्ट 4 बार आप फेल होते हो, 4 बार आप लॉस में रहते हो, 5वीं बार आप इतना प्रॉफिट कमा लो कि आप सोची ना होगी। ठीक है, अब देखो लैक ऑफ ड्रीम और इट्स इनएबिलिटी, तो आप सोच नहीं पाते हो, आप चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कहाँ पे कचड़े के ढेर से, कहाँ पे फूलों के वेस्ट मटेरियल से आप अगरबत्ती बना सकते हो। जब बहुत बड़ा इनोवेशन है। तो ये कुछ पर्सनल बैरियर्स हैं, ये तो आपको तीनों याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बस यहीं पे आपकी यूनिट 3 खत्म हो जाती है। आधे घंटे में मैंने खत्म करने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, लाइक अब आप एक बार करो या 101 बार करो, ठीक है, आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैंने पूरे टॉपिक्स कवर किए हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर आपका अच्छा होने वाला है। ठीक है, कोई भी टॉपिक मैंने लीव नहीं किया है। जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो मैं कुछ चीज़ें और ऐड करके दूंगा, ठीक है, उनको आपको पढ़ना है, उनको लीव नहीं करना। मैं उसमें कुछ रिटन नोट्स रहेंगी, मतलब ऑलरेडी पीपीटी फॉर्म में, तो उनको भी आपको अच्छे से करना है। तो मैं नोट्स आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 जल्दी मिलेंगी आपको। यूनिट 3 तो जल्द ही मिल जाएगी। साथ ही साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपको करना है। सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब अभी करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्या पसंद आया और क्या और अच्छा हो सकता है। ठीक है, चलिए बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए प्यार बनाए रखिए और हम आपसे मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। थैंक यू, बाय।